परिसंपत्तियों के बंधक के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। जो आप लोगों ने लिखा है इसका मतलब यह है कि ब्रिज लोन होता क्या है, जब किसी कंपनी को अल्पकालिक नकदी की आवश्यकता होती है। ठीक, मान लीजिए आपके पास अल्पकाल में थोड़े समय के लिए आपने क्या किया है, किसी बड़े इन्वेस्ट में क्या नाम है, बड़े उसमें कंपनी में या फिर बड़ी फैक्ट्री में या किसी बड़ी इकाई में आपने निवेश किया है। आप लोगों ने एक टर्म का नाम नहीं सुना होगा, लंपी इंडस्ट्री का नाम सुना? लंपी उद्योग किसे कहते हैं? लंपी इंडस्ट्री नाम सुने इसका? तो देखिए, लंपी इंडस्ट्रियां ऐसे उद्योग होते हैं जो इनमें भारी मात्रा में पूंजी लगाई जाती है। ठीक है, इसमें पूंजी की बहुत भारी मात्रा में पूंजी की इसमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। और साथ ही क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में धन लगाना होता है ऐसे उद्योगों में। ये उद्योगों का जो प्रतिफल होता है वो लगभग 20 से 25 वर्ष में या 15 से 20 वर्ष में मिलता है। आपने पैसा आज लगाया, वो भी भारी मात्रा में अरबों खरबों रुपए में पैसा लगाया गया, इसके बाद आपको रिटर्न कितने दिनों बाद मिलना है? 15 से 20 साल या 20 से 25 साल बाद। तो हो सकता है कि आपके पास जो फंड है वो थोड़े समय के लिए उसमें कमी आ सकती है, और आपको क्या है कि नकदी आवश्यकताओं, जैसे मान लीजिए आपने लेबर लगाए हुए हैं या आपने यहाँ श्रमिक लगाए हुए हैं, किसी भी व्यक्ति को मजदूरी दे रहे हैं या कच्चे माल को खरीद रहे हैं, तो आपके लिए क्या है कि इसके लिए धन की जरूरत होगी कि नहीं? जो आपके यहाँ 20 साल 25 साल काम करने के लिए कोई जो आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं उनको तो हर मासिक रूप में वेतन चाहिए उसको। जो भी आप उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए कच्चा माल जहाँ से आप खरीदेंगे उसको आप पे करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो ये क्या है आपके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकाल के लिए आपको नकदी की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? नकदी का मतलब मुद्रा के रूप में आपके पास पैसे की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? तो अब ये अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब आपको धन की आवश्यकता होती है तो उसके लिए क्या होता है, जब आप ऋण लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ब्रिज लोन कहते हैं। इसके आधार पर क्या होता है कि आप अल्पकाल की समस्याओं से निजात पा सकते हैं, या अल्पकाल के लिए जो आपकी नकदी की समस्या है, जो आपके पास धन का अभाव है, वह क्या है कि इसको लेके दूर किया जा सकता है। और साथ ही जो आप लोगों ने दीर्घकालिक लोन लिए हुए हैं और उनकी जो इंटरेस्ट रेट आपको पे करनी होती है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, इस लोन के माध्यम से आप लोग चुका सकते हैं। अब आप लोगों को शायद है कि ब्रिज लोन समझ में आया होगा कि ब्रिज लोन क्या है। ब्रिज लोन वह लोन है जो अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जब हमको अल्पकाल में, अल्पकाल का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए क्या है, आपको जब नकदी की आवश्यकता होती है और उसके लिए आप क्या करते हैं, उधार लेते हैं, क्योंकि आपके जो प्रतिफल है वो काफी लंबे समय बाद मिलने वाले। तो अल्पकाल की जब समस्याओं का सामना करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रिज लोन लेते हैं, और इस प्रकार के लोन को क्या कहते हैं, ब्रिज लोन। ठीक, अब एक चीज आप लोग और वीडियो डाल लीजिए, जिसमें काफी ज्यादा पूछा जाता है। एजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो भविष्य के जोखिमों को, एजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो भविष्य के जोखिमों को दूर करने के लिए अपनाई जाती है। एजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो भविष्य के जोखिमों को दूर करने के लिए अपनाई जाती है। उदाहरण के लिए कोई व्यवसायी अपने पास
उदाहरण के लिए कोई व्यवसायी अपने पास किसी वस्तु का भंडार रखे, किसी वस्तु का भंडार रखे, तो भविष्य में यदि उस वस्तु की भविष्य में यदि उस वस्तु की कीमत कम हो जाए, उस वस्तु की कीमत कम हो जाए तो उसे हानि का जोखिम उठाना पड़ता है। तो उसे हानि का जोखिम उठाना पड़ता है। तो उसे हानि का जोखिम उठाना पड़ता है। इस हानि को दूर करने के लिए इस हानि को दूर करने के लिए निवेशकर्ता जो विधि अपनाता है उसे हेजिंग कहते हैं। जो विधि अपनाता है उसे हेजिंग कहते हैं। देखिए हेजिंग क्या है, आप लोगों ने लिखा हुआ है कि जोखिम को अवॉइड करना, यानी कि कोई भी ऐसा जोखिम जो वित्तीय बाजार से संबंधित है, जोखिम को अवॉइड करना, जोखिम को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हेजिंग कहलाती है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल बाद में लिखवाया। कुल मिला के एक लाइन की इसकी परिभाषा है। अक्सर जब एग्जाम पूछता है तो सिर्फ यही पूछेगा कि हेजिंग का तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण या उपागम है जो वित्तीय जोखिमों से बचने की, मतलब एक तरफ से बचने की प्रवृत्ति रखता है, या कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें हम वित्तीय जोखिमों से बचने का प्रयास करते हैं। तो क्या है? हेजिंग। इसका काम क्या है? जैसे मान लीजिए अभी मैंने आप लोगों ने एक एग्जाम्पल लिखा, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसको क्या किया कि गेहूं पहले से स्टोर करके रख लिया कि गेहूं क्या होगा, जैसे आजकल गेहूं थोड़ा सस्ता होगा क्योंकि मार्केट में गेहूं भारी मात्रा में आ चुका है। जब गेहूं की कटाई का समय आता है उस समय गेहूं का काफ़ी अभाव होता है, तो गेहूं का उस समय रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस समय स्टोर करके यदि वह क्या करे कि गेहूं अपने पास रख ले, तो उसको हो सकता है कि 2000 रुपये किलो मतलब गेहूं मिल रहा है कुंटल, तो हो सकता है कि 25 रुपये कुंटल बिकने लगे उसका उस समय, तो उसको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मान लीजिए तो गेहूं रखे रखे खराब हो गया या उसमें जो भी है घुन लग गया, तो क्या होगा? हो सकता है कि गेहूं 2000 की जगह 1800 में जाए। तो ये जो रिस्क है इसको किस प्रकार दूर करें? उस गेहूं को कहाँ ऐसे इन्वेस्ट करें जैसे शीत गेहूं में रख दे, जिससे क्या हो उस गेहूं की क्वालिटी ना गिरने पाए। या फिर वो क्या कर सकता है, आप लोगों ने अभी पढ़ा नहीं, फॉरवर्ड मार्केट होते हैं, फ्यूचर मार्केट होते हैं, स्पॉट मार्केट होते हैं। इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आप लोगों ने किसान बिल का नाम सुना होगा, तो उसमें आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, पसंदीदा खेती। आप लोगों ने देखा होगा उसका भारी मात्रा में विरोध किया गया और उसके वजह से क्या हुआ था, जो किसान के 3 बिल आए थे कृषि से संबंधित, उनको क्या है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पंजाब हरियाणा के लोगों ने काफी विरोध किया और उसको अंततः सरकार ने क्या हुआ कि वापस लेना पड़ा। ठीक, तो ये क्या है? एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है या फिर फॉरवर्ड मार्केट है, फ्यूचर मार्केट है। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि लेन देन की प्रक्रिया में अपने कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, आज मुझे क्या है, किसी मान लीजिए कि आपके घर में कोई शादी का फंक्शन है, आप जान रहे हैं कि सोने की कीमत अभी मान लीजिए 50,000 रुपये ग्राम है। अब आपको पता है कि कुछ दिनों बाद हो सकता है कि वह सोना 50,000 की जगह 55,000 हो जाए। तो आप क्या करते हैं, आज ही उस गोल्ड वाले के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमको इस तारीख को 6 महीने बाद क्या चाहिए कि इसी रेट में हमको गोल्ड चाहिए। तो जो गोल्ड देने वाला होगा
उसके पास आप कुछ ना कुछ क्या है कि अमाउंट जमा करके आएंगे, वह अमाउंट वो जमा करे रहेगा और हो सकता है कि आप मार्केट में क्या है 50,000 की जगह 48,000 में हो जाए। तो उसी समय आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ना, 50,000 में ही खरीदेंगे। अब चाहे 52,000 का हो जाए तो आपको प्रॉफिट होगा, यदि 48,000 का हो जाएगा तो क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा। तो उस समय क्या हो सकता है कि 48,000 में हो जाएगा तो क्या गोल्ड वाले के पास जाएंगे खरीदने, किसी दूसरे गोल्ड वाले के पास पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट या एक आपको क्या है कि जमा करना पड़ता है, ठीक है। आप कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखते हैं उसके पास कि उसको भी ये रहे कि कल के लिए यदि 50,000 से नीचे आ जाए गोल्ड का दाम तो आप क्या करें, कहीं भाग ना पाए, ठीक है। वो 5% या 10% आपसे क्या है कि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अपने पास रखेगा, कोलेटरल रखेगा, और यदि आप लोग विड्रॉ करते हैं, जाते हैं, वापस भागते हैं तो आपका फिर उस पेनाल्टी लगेगी और आप वहाँ से मतलब वो फंड आप लोग नहीं ले सकते, क्योंकि आप पे कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि आप इस दाम पे इतने दिनों बाद इतना सामान खरीदेंगे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हेजिंग की प्रक्रिया क्या है कि निवेश में जो जोखिम होते हैं उनसे बचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हेजिंग कहते हैं। अब अगली हेजिंग डाल लीजिए, मसाला बॉन्ड। ये वही वाला मसाला है जो आप लोग खाना खाते हैं। चाहे वेज वाले हो चाहे नॉन वेज वाले हो, मसाला तो सबके घर में रहता है, वही वाला बॉन्ड है ये। काफी नाम सुन के इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, कुछ लोगों के मुंह में पानी भी आ गया होगा, कुछ लोगों को पकवान भी याद आ गए होंगे। देखिए, मसाला बॉन्ड का मेन उद्देश्य क्या है कि विदेशी धन को अपने मान लीजिए कोई देश की कंपनी है हमारे, तो जो हमारे देश की कंपनी है तो मान लीजिए उसको क्या है कि यदि अपने देश में निवेश करेगी या अपने मार्केट में निवेश करेगी तो क्या है, भारतीय रुपये में पैसा प्राप्त होगा। मसाला बांटने का उद्देश्य क्या है कि विदेशी मुद्रा अर्जित करना ही क्या है कि मसाला बांटने का उद्देश्य है कि हम क्या करें कि ऐसे बॉन्ड जिनके माध्यम से क्या है कि विदेशी लोग इसमें क्या करें, निवेश करें, और विदेशी लोग निवेश करने के कारण क्या हो, उसकी वजह से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो। उसके लिए कौन से बांड जारी किए जाते हैं, मसाला बांड। आप लोग इस अक्सर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मसाला बांड का उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विदेशी मुद्रा का अर्जन करना, ठीक है। विदेशी मुद्रा का अर्जन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। लिख लीजिए, मसाला बांड का तात्पर्य मसाला बांड का तात्पर्य रुपए में निर्धारित, मसाला बांड का तात्पर्य रुपए में निर्धारित ऐसे बॉन्ड या प्रतिभूति से, मसाला बांड का तात्पर्य रुपए में निर्धारित ऐसे बॉन्ड या प्रतिभूति से जिनकी बिक्री भारतीय कंपनियों द्वारा केवल विदेशी निवेशकों से, भारतीय कंपनियों द्वारा केवल विदेशी निवेशकों से कोष प्राप्त करने के लिए, विदेशी निवेशकों से कोष प्राप्त करने के लिए मतलब धन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिनकी बिक्री भारतीय कंपनियों द्वारा केवल विदेशी निवेशकों से कोष प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर मसाला शब्द का प्रयोग, यहाँ पर मसाला शब्द का प्रयोग केवल भारत की विशेषता के रूप में, यहाँ पर मसाला शब्द का प्रयोग केवल भारत की विशेषता के रूप में
संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मसाला शब्द का प्रयोग केवल भारत की विशेषता के रूप में, केवल भारत की विशेषता के रूप में एक संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के बांड के लिए, इस प्रकार के बांड के लिए मसाला शब्द का प्रयोग, इस प्रकार के बांड के लिए मसाला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा किया गया, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा किया गया जब उन्होंने भारतीय खाद्य भोजन की, जब उन्होंने भारतीय खाद्य भोजन की परंपरागत विशेषताओं से, भारतीय खाद्य भोजन की परंपरागत विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए मसाला शब्द का प्रयोग किया। भारतीय खाद्य भोजन की परंपरागत विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए मसाला शब्द का प्रयोग किया। मसाला बांड की परिपक्वता मैच्योरिटी पीरियड से कहते हैं। मसाला बांड की परिपक्वता की न्यूनतम अवधि, मसाला बांड की परिपक्वता की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष की है। मसाला बांड की परिपक्वता की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष है। मसाला बांड लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। मसाला बांड लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। अच्छा, इसी तरह क्या है जापान में, जैसे हमारे यहाँ मसाला बांड है उसी तरह जापान में एक समुराई बांड, ये समुराई बांड कहाँ का है? जापान। समुराई वहाँ की एक क्या है कि जैसे हमारे यहाँ खाद्य पदार्थ है उसी तरह समुराई वहाँ पर ही एक खाने की मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि डिश है, और उसी के आधार पर जापान में क्या है समुराई बांड जारी किया गया। तो हो सकता है आप लोगों से कभी पूछ लिया जाए कि समुराई बांड क्या है, तो ये वहाँ की खाद्य प्रणाली को दर्शाता है, वहाँ की कोई डिश का नाम है समुराई, और उसी के आधार पर क्या है समुराई बांड जारी किया गया है। कहाँ पे? जापान में। उसी तरह चाइना में क्या है डिमसम बांड। चाइना में क्या है डिमसम बांड। तो अब जो लिखने का काम है कैपिटल मार्केट में मोस्टली मैक्सिमम में जितना इम्पोर्टेंट है वो सब सारी चीज़ें आप लोगों के सामने डिस्कस करने का प्रयास किया, जितना हो सकता था 2-2.5 दिन में कवर हो सकता था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए कि हम लोग शेयर मार्केट में कल एक चीज़ देखे होंगे कि बीएससी में हम लोगों ने ये देखा होगा कि ये बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, सेंसेक्स में जो बीएससी का कब फ्लक्चुएशन हो या उसमें उतार चढ़ाव हो, तो उसमें क्या है आप लोग लिखा होगा कल कि उसको क्या कहा जाता है बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, या अर्थव्यवस्था का क्या है एक तरह से बैरोमीटर कहा जाता है सेंसेक्स को। हम लोग देखते हैं कि सेंसेक्स के दाम अचानक कभी कभी बहुत भारी मात्रा में चढ़ जाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि भारी मात्रा में गिरावट आ जाती है। आप लोगों ने कभी ये चीज़ महसूस किया है कि शेयर के दाम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों के दैनिक जीवन में कोई प्रभाव पड़ता है? जब कभी शेयर बहुत ज़्यादा पेपर न्यूज़पेपर में कभी देखते होंगे, अचानक आप लोगों ने देखा कि शेयर बहुत भारी मात्रा में, जैसे अभी आप लोगों ने
चर्चा में देखा होगा कि अडानी के जितने शेयर थे भारी मात्रा में गिर गए। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों होता है कि शेयर अचानक भारी मात्रा में गिर जाते हैं, भारी मात्रा में उठ जाते हैं? उसका आपके दैनिक जीवन में या आपकी अर्थव्यवस्था में क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? शेयर एक प्रकार से मार्केट है, बाजार है। बाजार चाहे उतरे चाहे गिरे, आपके जीवन में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, आपकी अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्यों हम उसको कहते हैं बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर हम उसको क्यों कहते हैं? कोई आइडिया किसी को? इंडियन करेंसी हम लोगों को देना नहीं, ये तो विनिमय दर आप कह सकते हैं। ये तो जो बता रहा हूँ वो ये है कि रुपया का मूल्य गिरना है बढ़ना, वो तो ये वाला चीज हो गया। इसकी प्राइस जब डॉलर के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, गिर रही है, बढ़ रही है, वो वाला चीज है कि डॉलर की प्राइस काफी बढ़ जाए तो रुपया हमारा काफी सस्ता हो जाएगा, तो हमको क्या है विदेशी मुद्रा भारी मात्रा में दूसरे देशों को देनी पड़ती है। ये सेंसेक्स में डॉलर का क्या मतलब? सेंसेक्स क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, उसका हमारे उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, सेंसेक्स क्या होता है, एक तरफ से बाजार होता है, इसमें क्या है हमारे देश की कंपनियों का भी पैसा निवेश किया जाता है और विदेशी कंपनियों द्वारा भी पैसा निवेश किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई, इन सब का नाम सुने कि नहीं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन पोर्टफोलियो, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो ये सब क्या है, मतलब एक तरफ से आप ये समझ लीजिए। अब मैं अभी एफडीआई नहीं पढ़ाऊंगा आपको, कुछ मुझे मनी मार्केट पढ़ाना है, मैं एफआईआई पढ़ाऊंगा, एफडीआई पढ़ाऊंगा, बस इतना जान लीजिए कि ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है और ये क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश। जब कोई दूसरे देश की कंपनियां हमारे देश में निवेश करती हैं तो इन्हीं के माध्यम से हमारे देश में क्या करती हैं, निवेश करती हैं। दूसरे देश के द्वारा हमारे देश में निवेश करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारे देश की कंपनियों में वो क्या कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। ठीक, जब दूसरे देश के जब शेयर मार्केट में उछाल आता है या शेयर मार्केट की कीमतें बढ़ती हैं तो लोग क्या करते हैं कि उससे लाभान्वित होंगे या उससे लोगों को क्या होगा, लाभ होगा। मार्केट की प्रत्याशाओं का पता चलता है कि आपकी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, सुदृढ़, क्योंकि शेयरों के दाम तभी गिरेंगे जब आपकी कंपनी की ग्रोथ क्या है, बढ़ रही होगी, आपकी कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ रहा होगा। तो जब किसी कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही होगी और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वह क्या है, अच्छी है, सुधर रही है। ठीक है, इससे क्या है कि आपके आय उत्पादन रोजगार में मतलब की वृद्धि हो रही है और अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है वो सुदृढ़ है। तो जब किसी अर्थव्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ होगी तो दूसरे देश के जो निवेश करता है वो है आपके देश में भारी मात्रा में निवेश करने के लिए क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके शेयरों में क्या है, स्टेबिलिटी है, शेयरों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और शेयरों के दाम बढ़ने की वजह से लोग ये प्रत्याशा करते हैं कि अब ये शेयर के दाम और आगे बढ़ेंगे और वो क्या करते हैं कि हमारे देश की संपदा में या विदेशी जो सेंसेक्स है उसमें क्या करते हैं, निवेश करते हैं। जो पैसा आता है वहां से वो क्या है, या तो एफडीआई के थ्रू आता है या एफपीआई या एफआईआई के थ्रू आता है। तो इससे क्या होता है, हमारे देश में भारी मात्रा में विदेशी पूंजी जाती है और जब विदेशी पूंजी जाती है तो उसका आप लोग क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के उपयोग कर सकते हैं। विदेशी पूंजी के द्वारा क्या है कि आप जब आपके पास विदेशी पूंजी आती है तो उससे क्या होता है कि आप लोगों ने करेंट अकाउंट डिफिसिट का नाम सुना है, सीएडी, चालू खाता घाटा। कम से कम बता दीजिए, सुने हैं पब्लिक फाइनेंस में कोई ना कोई पढ़ाया है कि राजकोषीय वित्त की चीजें जब पढ़ाई है, राजकोषीय नीति के बारे में नहीं बताया गया, चालू खाता घाटा, राजस्व घाटा। अच्छा, आप लोग सर्वे पढ़ते हैं, आर्थिक सर्वे जो आता है, कभी देखवा नहीं किए होंगे, पढ़ने को दूर की बात। जाके विजन कहा गया है
110 से 120 पेज का है, कम से कम कुछ ना करिए, खोल के देखिए। आर्थिक सर्वे से डायरेक्ट आपके 4 से 5 क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। सिर्फ 120-30 पेज पढ़ लेंगे उससे 4 से 5 क्वेश्चन आपको पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहाँ शब्दावलियों के साथ साथ क्या होता है कि नई जो अर्थव्यवस्था में चीजें चल रही हैं उसके आधार पर क्या है कि आपसे क्वेश्चन जो अर्थव्यवस्था के बारे में पूछे जाते हैं, तो उसमें आप लोग देखेंगे चालू खाता घाटा। चालू खाता घाटा में क्या होता है कि आपको विदेशी चालू खाता घाटा में 3 चीजें आती हैं, और उसमें अभी मैं नहीं जाऊंगा, काफी लेंदी हो जाएगा फिर। चालू खाता घाटा का मतलब ये समझ लीजिए कि आपको क्या है कि विदेशी पूंजी में जो आप लोगों के आयात निर्यात है उसमें आपके जो मान लीजिए आयात आपके ज्यादा हो गए, इससे निर्यात से, तो आपको विदेशी पूंजी की जरूरत पड़ेगी। तो इस विदेशी पूंजी को जब जरूरत पड़ेगी तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास एफडीआई और एफआईआई का जो धन आया है इसके आधार पर क्या कर सकते हैं, आप चालू खाता घाटा को दूर कर सकते हैं। ठीक है, चालू खाता घाटा के द्वारा, और चालू खाता घाटा को इसका मतलब है कि विदेशी पूंजी के द्वारा आप लोग क्या कर रहे हैं, चालू खाता घाटा। दूसरी चीज क्या है, जब आपको भारी मात्रा में आयात की जरूरत होगी तो आपको विदेशी पूंजी की जरूरत होगी, तो उसको भी क्या है आप यहाँ से जो आपको पूंजी प्राप्त हुई है उस आयात के लिए भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं कि यदि शेयर के दाम ऊपर बढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके यहाँ विदेशी पूंजी आ रही है, और विदेशी पूंजी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि चाहे चालू खाता घाटा हो, चाहे विदेशी जितने भी संपत्तियों की जरूरत है या विदेशी करेंसी से जितने भी आप बहुत सारे उपयोग कर सकते हैं, उन सब सारी चीज़ों को दूर कर सकते हैं। और यदि इसके शेयर के दाम गिरे तो समझ सकते हैं इसका जस्ट अपोजिट, उसको आप लोगों को शायद एक्सप्लेन कर देगी। इसका समझ लीजिए जस्ट उल्टा, शेयर के दाम गिरे यानी कि आपके देश से पूंजी का दूसरे देश की पूंजी में पलायन होना, दूसरे देश में आपकी पूंजी का जाना, विदेशी पूंजी आपके यहाँ नहीं आएगी, जिससे क्या होगा कि आप अपने आयातों को पूरा करने के लिए आपके पास वित्तीय संपदा नहीं होगी, आपके पास विदेशी पूंजी नहीं होगी, आप चालू खाता घाटा नहीं पूरा कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको भारी मात्रा में ऋणों को भुगतान करना पड़ेगा, ऋणों के साथ साथ आपको भारी मात्रा में ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, और जो आप संपदा क्या कर सकते हैं कि अपने देश के विकास में या किसी और जगह पे लगा सकते हैं, वो संपदा को आप क्या करेंगे कि अपने ब्याज चुकाने में या ऋण चुकाने में अदा करेंगे। मैं जब कभी आप लोगों को मान लीजिए पढ़ाया गया, सिलेबस में दिया गया वित्तीय नीति के बारे में या फिर बजटीय घाटा वाटा के बारे में जब कभी आप लोगों से डिस्कस होगा, मैं आप लोगों को सारे घाटाओं के बारे में बताऊंगा कि राजकोषीय घाटा क्या है, मौद्रीकृत घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है। आप लोग कुछ ना करिएगा, आप लोग सर्वे में जाके देखिएगा या बजट में जाके देखिएगा, फिर 4 घाटाओं के आप लोग नाम सुनते होंगे, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा। इन घाटाओं के आधार पर क्या है किसी भी अर्थव्यवस्था का, ये भी क्या है, इसको क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था की आपकी स्थिति क्या है। जो कभी फिजिकल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे तब इन सब सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब आप लोग देखने जा रहे थे मनी मार्केट, तो आप लोगों को ये समझ में आया ना कि सेंसेक्स बढ़ता है तो क्या हो रहा है, घटता है तो उसका क्या अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपको बहुत ज्यादा संवेदनशील चीजें होती हैं, क्यों बढ़ रहा है क्यों घट रहा है, तो इससे क्या है आपकी अर्थव्यवस्था पूरी प्रभावित होती है। ठीक, अगले क्या लीजिए, मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। हम लोगों ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में देखा था, मनी मार्केट के बारे में बात की थी और कैपिटल मार्केट के बारे में भी बात की थी। ठीक, तो जिस प्रकार मैंने कैपिटल मार्केट की बात किया था, उसी तरह मनी मार्केट का भी काम क्या होता है कि जहां पर बचत की अधिकता है वहां से बचत का गतिशीलन करना, मुद्रा बाजार, आप
लोगों ने वित्तीय बाजार के अंतर्गत दो बाजारों का नाम सुने होंगे। पिछली बार मैंने बताया था वित्तीय बाजार के अंतर्गत एक पूंजी बाजार, दूसरा क्या, मुद्रा बाजार। तो पूंजी बाजार के बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए। मुद्रा बाजार क्या है कि जो हमारे पास सेम वही काम क्या है कि यदि बचत की जहां पर अधिकता है और जहां पर बचत का अभाव है वहां पर क्या है कि यह क्या करता है, एक तरफ से कह सकता है मीडिएटर का काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है। बस शर्त ये है कि जो पूंजी बाजार है वह आपकी अवधि क्या है, उसकी एक वर्ष से अधिक की है और मुद्रा बाजार की अवधि क्या है, एक वर्ष से कम है, एक वर्ष से कम की। ठीक, मुद्रा बाजार में वे सभी लेन देन शामिल किए जाते हैं जिनकी अवधि क्या है, एक वर्ष से कम की हो। उन बाजार में जब लेन देन एक वर्ष से कम की अवधि का होता है तो उस बाजार को क्या कहते हैं, मुद्रा बाजार कहते हैं। ठीक, लिख लीजिए मुद्रा बाजार क्या है। निकाल लीजिए मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार भारतीय वित्त प्रणाली का, मुद्रा बाजार भारतीय वित्त प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। मुद्रा बाजार भारतीय वित्त प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह सामान्यतः एक वर्ष से कम अवधि के फंड, यह सामान्यतः एक वर्ष से कम अवधि के फंड तथा ऐसी वित्तीय संपत्तियों जो मुद्रा की नजदीकी स्थानापन्न है, ऐसी वित्तीय संपत्तियों जो मुद्रा की नजदीकी स्थानापन्न है के क्रय विक्रय के लिए बाजार है, के क्रय विक्रय के लिए बाजार है। मुद्रा बाजार वह माध्यम है जिसके द्वारा रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा नियंत्रित करता है। तरलता की मात्रा नियंत्रित करता है। देखिए मुद्रा बाजार आप लोगों ने देखा, इसमें आप लोगों ने एक शब्द का नाम सुना होगा, नजदीकी स्थानापन्न, निकट स्थानापन्न। ठीक, दूसरी चीज का नाम आप लोगों ने सुना है तरलता, कल मैं बताना भूल गया था। तरलता आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं, क्या है तरलता, क्या है? इसका प्रतिभूतियों का मुद्रा में परिवर्तन तरलता कहलाता है। और कोई तरलता क्या है? देखिए तरलता का मतलब ये है कि आप जैसे सिंपल से एग्जांपल देख के ऐसे समझिए कि आप जिस पदार्थ को जिस बर्तन में डालें वह उसका ही रूप धारण करे। ठीक है, आप जिस पदार्थ को जिस बर्तन में डाल रहे हैं वह उसी का आकार ले ले, उस स्थिति को क्या कहते हैं, तरलता। ये आम बोलचाल की भाषा में तरलता की चीज है। तरलता का मतलब है लिक्विडिटी, यानी कि आपके पास क्या है कि जो एक तरफ से कह सकते हैं कि आप ये बताइए किसी के पास, मान लीजिए आप बाजार में कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो आपके पास जो मुद्रा है
वो आप चाहें क्या कर सकते हैं, तुरंत मुद्रा जैसे पकड़ाएंगे और सामान खरीद लेंगे। इसका मतलब क्या है कि मुद्रा आपकी सबसे तरल संपत्ति है। मुद्रा आपकी क्या है, सबसे तरल संपत्ति है। आप जब चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी मुद्रा को पकड़ा दें सामने वाले को, सामने वाला उसको लेगा और आप सामान खरीद लेंगे। ये क्या है उसमें, इसका मतलब मुद्रा में क्या है, तरलता का गुण। मुद्रा से आप जो सामान चाहेंगे वह क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। चाहे पंखा खरीदें, चाहे कूलर खरीदें, चाहे आप फ्रिज खरीदें, या जो भी सारी चीजें हैं आप उससे खरीद सकते हैं। लेकिन सपोज मुद्रा की जगह आपको क्या है, चेक सामने वाले को आप पकड़ाएं तो हो सकता है वो चेक लेने में थोड़ा सा आनाकानी करे, लेगा या फिर आपके पास उसको विश्वास होगा तब लेगा। तो ये क्या है, एक तरह से निकट मुद्रा, मतलब मुद्रा के समान तो है लेकिन पूरी तरह से वह क्या है, मुद्रा नहीं। मुद्रा के निकट मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसमें क्या होती है कि मुद्रा की तरह तरलता का गुण पाया जाता है, लेकिन यह क्या होती है कि 100% तरल नहीं होती। जैसे आप लोगों के पास देखे होंगे, जैसे उसने बताया कि आपके पास मान लीजिए प्रतिभूतियां हैं, आपके पास शेयर्स हैं, आपके पास बॉन्ड है, आपके पास चेक बुक है, ये क्या है आपकी मतलब निकट मुद्राएं हैं। यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं कि मुद्रा के समकक्ष रखा जा सकता है। आपको ऐसी चीजों के लिए तत्काल में परिवर्तन मुद्रा के रूप में किया जा सकता है थोड़े से, लेकिन जितनी आसानी तरीके से आप मुद्रा नगद रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उतनी आसानी तरीके से इन सब सारी चीजों को नगद रूप में नहीं परिवर्तित कर सकते। इसमें थोड़ा सा समय लगता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, निकट मुद्रा। मतलब यह है कि मुद्रा के समीप है, मुद्रा के ही समान है, लेकिन क्या है पूरी तरह से मुद्रा नहीं है। इनको मुद्रा में परिवर्तित होने में थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है कि आपको कुछ अतिरिक्त पैसे खर्चा करना पड़े, हो सकता है। तो ये क्या है, एक तरफ से निकट मुद्रा। निकट मुद्रा आपके पास कह सकते हैं, जैसे आपके पास बॉन्ड हो गया, शेयर हो गए, डिवेंचर हो गए, चेकबुक हो गई, ये सब सारी चीजें हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं कि मुद्रा के रूप में परिवर्तित करने में थोड़ा समय लग सकता है। ये 100% क्या है, 100% क्या है, वित्तीय परिसंपत्तियां होती हैं जो मुद्रा के रूप में परिवर्तित करने में थोड़ा समय लग सकता है। उस स्थिति को क्या कहते हैं, निकट मुद्रा कहते हैं। ठीक, निकट मुद्रा आप लोगों को समझ में आई क्या है, मतलब यह है कि वह मुद्रा जिसको तत्काल रूप से परिवर्तित ना किया जा सके। आप लोग मार्केट जा रहे हैं तो आपके पास चेक बुक है, तो हो सकता है कि आप चेक पहले जाए बैंक, चेक से बैंक से पैसा निकालें, इसके बाद सामान खरीदे, तो आपको थोड़ा ना थोड़ा समय व्यतीत करना पड़ रहा है। इसी को क्या कहते हैं, पारस्परिक मुद्रा या निकट मुद्रा कहते हैं। ठीक, अब हेडिंग डाल लीजिए, मुद्रा बाजार को दो भागों में बांटा जाता है। मुद्रा बाजार को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 संगठित मुद्रा बाजार, संगठित मुद्रा बाजार। नंबर 2 असंगठित मुद्रा बाजार। संगठित मुद्रा बाजार, असंगठित मुद्रा बाजार। संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत लिख दीजिए, संगठित मुद्रा बाजार में, संगठित मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शीर्ष स्थान प्राप्त, संगठित मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शीर्ष स्थान प्राप्त, वह मुद्रा बाजार में तरलता को नियंत्रित कर सकता है। यानी आरबीआई मुद्रा बाजार में तरलता को नियंत्रित कर सकता है। वह मुद्रा बाजार में तरलता को नियंत्रित कर सकता है तथा ऋण की लागत तथा उसकी उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है। वह मुद्रा बाजार में तरलता को नियंत्रित कर सकता है तथा ऋण की लागत
तथा इसकी उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए मुद्रा बाजार में आरबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए मुद्रा बाजार में आरबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संगठित मुद्रा बाजार वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। संगठित मुद्रा बाजार वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक तथा सहकारी बैंक वाणिज्यिक बैंक संगठित मुद्रा बाजार के प्रमुख अंग हैं। रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक संगठित मुद्रा बाजार के प्रमुख अंग हैं। पर एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे कहते हैं, एलआईसी जीआईसी सामान्य बीमा कंपनी, एलआईसी जीआईसी यूटीआई डिस्काउंट बैंक हाउसिंग फाइनेंस ऑफ इंडिया, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया DFDHI आदि भी संगठित मुद्रा बाजार में व्यवहार करते हैं। पर ये प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते। बल्कि बैंकों के माध्यम से भाग लेते हैं। आप लोगों से पूछ सकता है कि जो मुद्रा बाजार में प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो आप लोग 3 बैंकों का नाम छोड़ के, जो वाणिज्यिक बैंक है, केंद्रीय बैंक है, सहकारी बैंक है, इनके अलावा यदि डिस्काउंट फाइनेंस हाउसिंग ऑफ इंडिया हो गई, एलआईसी हो गया, जीआईसी हो गया, यूटीआई हो गया, इनमें से किसी का भी नाम है तो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं कि ये क्या है, प्रत्यक्ष रूप से संगठित मुद्रा बाजार में भाग नहीं लेते हैं। संगठित मुद्रा बाजार के अंग हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते बल्कि वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से भाग लेते हैं। ठीक, अब अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, असंगठित मुद्रा बाजार। असंगठित मुद्रा बाजार असंगठित मुद्रा बाजार में है नंबर 1 देसी बैंकर। पॉइंट डाल लीजिए, देसी बैंकर क्या है? देसी बैंकर किसी व्यक्ति अथवा किसी निजी कंपनी के रूप में देसी बैंकर किसी व्यक्ति अथवा किसी निजी कंपनी
के रूप में जमा स्वीकार करते हैं। देशी बैंक किसी व्यक्ति अथवा किसी निजी कंपनी के रूप में जमा स्वीकार करते हैं और धन उधार देते हैं। अगला पॉइंट लीजिए, अविनियमित गैर बैंकिंग वित्तीय बिचौलिए। अविनियमित गैर बैंकिंग बिचौलिए। ये लिख लीजिए, उससे आगे ये चिट फंड ये चिट फंड निधियों और ऋण प्रदाता कंपनियों के रूप में, ऋण प्रदाता यानी ऋण देने वाली कंपनियों के रूप में और ऋण प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। ये दक्षिण भारत में संचालित है। ये दक्षिण भारत में संचालित जो केवल अपने सदस्यों को ही उधार देते हैं। ये दक्षिण भारत में प्रचलित है जो केवल अपने सदस्यों को ही उधार देते हैं। अगला पॉइंट डाल लीजिए, साहूकार। तीसरा पॉइंट है साहूकार। ये भारत में साहूकार के लिए, ये भारत में मुद्रा बाजार में भारत में मुद्रा बाजार का सबसे स्थानीय रूप है। मुद्रा बाजार का सबसे स्थानीय रूप है। ये सर्वाधिक शोषण तरीके से काम करते हैं। ये सर्वाधिक शोषण तरीके से काम करते हैं। इनके दो प्रकार नंबर एक, पेशेवर साहूकार। के दो प्रकार, पेशेवर साहूकार जो अपने स्वयं के धन को एक पैसे के रूप में उधार देकर एक पैसे के रूप में उधार देकर उसके ब्याज के माध्यम से आय अर्जित करते हैं। इसके ब्याज के माध्यम से आय अर्जित करते हैं। दूसरा है गैर पेशेवर साहूकार। गैर पेशेवर साहूकार जो व्यापारी भी हो सकते हैं। क्या करेंगे, जो व्यापारी भी हो सकते हैं, जो अपना धन उधार देकर उससे एक सहायक व्यापार के रूप में ब्याज आय अर्जित करते हैं। जब ब्याज अर्जित करते हैं आप लोगों ने मुद्रा बाजार के अंतर्गत देखा संगठित मुद्रा बाजार, एक असंगठित मुद्रा बाजार।
आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि आप लोग देख रहे हैं कि जितना चाहे जितनी बड़ी मात्रा में बाजार में आप लोग देख रहे हैं 1950 में इन सबका बहुत ज़्यादा देसी बैंकर या साहूकार या फिर जो आप लोगों ने लिखा अविनियमित गैर बैंकिंग वित्तीय बिचौलिए जो है इनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। आप लोगों ने स्टार्ट में प्रारंभ में देखा होगा कि लोग बैंकों से ज़्यादा क्या होता था कि इन व्यक्तियों के पास जाते थे, सेठ साहूकारों के पास, महाजनों के पास जाते थे और क्या होता था कि इनके चंगुल में फंस जाते थे। होता क्या था कि वो कोरे कागज पर या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर इन लोगों से साइन करा लेते थे और इनसे क्या होता था कि हमेशा एक ब्याज दर वसूल करते रहते थे और इनका शोषण करते रहते थे। आप लोगों ने प्राचीन में बहुत सारी मूवियों में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि जो सेठ थे, साहूकार थे, वो क्या करते थे कि जो गरीब किसान होते थे या मजदूर होते थे उनका काफ़ी शोषण करते थे। ये शोषण काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था और इनका भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा वर्चस्व था, चाहे वो देसी बैंक कर रहे हो, चाहे साहूकार रहे हो, चाहे वित्तीय बिचौलिए रहे हो। धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे सरकार भारतीय आज़ादी के बाद क्या हुआ कि केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद एसबीआई की स्थापना हुई और बहुत सारे बैंकों का या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या वित्तीय संस्थाओं का एक तरफ से भारी मात्रा में विकास हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी संख्या में कुछ गिरावट आई है। लेकिन आज भी क्या है कि आप लोग जब प्राचीन समय में काफ़ी ग्रामीण स्तर पर जाएं या छोटे छोटे गाँवों में जाएं तो चाहे जितनी भी बैंकिंग क्रियाएं विकसित हो गई हैं, आज भी इनका भी अभी भी वर्चस्व बना हुआ है और इनका अस्तित्व बना हुआ है। और इनके सबसे बड़ी बात यह है कि ये असंगठित मुद्रा बाजार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर कोई नियामक इकाई नहीं है। नियामक इकाई का मतलब समझ रहे हैं, कोई इनका रेगुलेशन नहीं कर रहा है। ये चाहे तो आपसे 10 रुपये ब्याज 10% ब्याज लें, चाहे 20% लें, चाहे 30% लें, इनका कोई नियम निर्धारित नहीं है। ये स्वयं नियम निर्धारित करते हैं और कोई भी ऐसा रेगुलेशन का कार्य नहीं है जो इनको नियंत्रित कर सके। जैसे आप लोगों ने संगठित मुद्रा बाजार में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में देखा होगा कि उसमें क्या है कि चाहे DFSI हो, चाहे LIC हो, चाहे GIC हो या UPI हो, इनमें क्या है कि RBI को क्या है केंद्र स्थान प्राप्त है। RBI इनको रेगुलेट कर सकता है कि आपको ब्याज की दर किस प्रकार रखना है, कम रखना है, ज़्यादा रखना है, कैसे क्या करना है, इन सब सारी चीज़ों को आपको रेगुलेट करता है कौन? RBI। अब आप ये बताइए कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा यदि भारी मात्रा मुद्रा को क्यों एक तरलता जो है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है आपको पता है? मौद्रिक नीति का क्या उद्देश्य है उसको बता दिया करो। सत्यनारायण की कथा चलती रहती है, सुनते रहते हो, पंडित जी बोले हो यहाँ चावल चढ़ाना है, यहाँ पान चढ़ाना है, चढ़ा दिए भाई। मौद्रिक नीति पढ़े, मैंने खुद पढ़ाया है मौद्रिक नीति, आप लोगों को लिखाया भी, कम से कम बता दो कि क्या लिखा है, क्या बताया। मैं जो पढ़ाया रहता तो मुझे याद रहता है कि मैंने क्या पढ़ाया है, और आप लोग लिखे भी रहते हैं, क्योंकि आप लोगों को याद नहीं रहता क्या पढ़ाया है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है कोई बताए ना? मौद्रिक नीति ये मौद्रिक नीति का उद्देश्य बाजार में मुद्रा का फ्लो कम करना है ना। तो बाजार में क्या करेंगे, पूरा फ्लो कम कर दे, पूरा व्यवस्था में पूरा मुद्रा ही खत्म कर दे। हमारा कहने का मतलब फ्लो को कम कर देना, यानी कि व्यवस्था में तरलता ही नहीं रह जाए, मुद्रा ही नहीं रह जाए, तो महंगाई कम करने के लिए हम नॉर्मल बात कर रहे हैं ना। महंगाई कम करने के लिए फ्लो को कम किया जाता है, मुद्रा को कम किया जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है मौद्रिक नीति? हम महंगाई आने ही ना दें। क्यों महंगाई आने दें, क्यों मंदी आने दें? जब केंद्रीय बैंक या मौद्रिक नीति सुचारू रूप से कार्य कर रही हो या अच्छे ढंग से कार्य कर रही हो तो मंदी आएगी ही नहीं, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आएगी नहीं। मौद्रिक नीति का आप लोग जाइएगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अर्थव्यवस्था में क्या है कि तरलता की स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता बनाए रखना।
ठीक है। मौद्रिक उद्देश्य का क्या है? तरलता की स्थिरता को बनाए रखना। अब ये तरलता की स्थिरता क्या है? अर्थव्यवस्था में आवश्यकता से अधिक मुद्रा आ भी ना पाए और आवश्यकता से अधिक मुद्रा में कमी भी ना पाए। एक आवश्यकता में जितनी मात्रा में मुद्रा की आवश्यकता है अर्थव्यवस्था में, जितनी मात्रा में तरलता है, उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि हमको 10 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है और हमारे पास 5 लाख करोड़ रुपए हो, या ऐसा ना हो कि 5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है और हमारे पास 10 लाख करोड़ रुपए है। इसके लिए क्या करता है आरबीआई, क्या करती है, रूल और रेगुलेशन निर्धारित करती है। कि आप लोगों ने देखा होगा कि मौद्रिक नीति क्या कर सकती है। मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक, जैसे आप लोग करंट सिनेरियो देख रहे होंगे, रोज क्या होता है, हर लगातार 6-7 तिमाहियों से आप लोग देख रहे हैं कि आरबीआई हमेशा रेपो रेट को कुछ न कुछ बढ़ा रहा है। देख रहे हैं रेपो रेट, आप लोग देख रहे होंगे कि बार बार हर तिमाही में क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। इस बार क्या हुआ है, पहली बार 6-7 तिमाहियों के बाद क्या हुआ है कि बढ़ाए नहीं, कम से कम कांस्टेंट रखे। मौद्रिक नीति या राजकोषीय नीति, सभी नीतियों का उद्देश्य क्या है? एक तरफ से कहा जाए आर्थिक विकास, किसी देश की अर्थव्यवस्था का विकास करना, या अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति को क्या है, सुदृढ़ करना। अब आर्थिक व्यवस्था, क्योंकि मौद्रिक नीति डायरेक्ट तो काम करती नहीं, आप लोग कहीं देखते नहीं है कि आरबीआई ने कहीं कोई संस्था खोली या कहीं कोई कंपनी खोली और कंपनी में लोगों को रोजगार में लगाया और उससे कुछ उत्पादन हुआ और लोगों को उसको वितरित किया। ऐसा तो होता नहीं। मौद्रिक नीति, आरबीआई क्या करता है, मौद्रिक नीति के द्वारा क्या करती है कि रेपो रेट या ब्याज की दर के द्वारा क्या है कि वो रेगुलेशन का काम करती है कि अर्थव्यवस्था में हमको कितनी मात्रा में तरलता को बनाए रखना है। जब आवश्यकता से अधिक तरलता हो जाती है, तरलता काफी भारी मात्रा में बढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है कि भारी मात्रा में जब तरलता आ जाती है तो मुद्रास्फीति आ जाती है। और मुद्रास्फीति के बहुत सारे क्या क्या उसके हानियां हैं, क्या क्या सब सारी चीजें, वो काफी लंबा मैटर है, काफी विस्तार से सारी चीजों में जब कभी मौका मिलेगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इतना समझ लीजिए कि मुद्रास्फीति के बाद तो जान रहे हैं कि आर्थिक विकास के लिए बाधक है। जब भारी मात्रा में मुद्रास्फीति आ जाती है, देखिए मुद्रास्फीति एक ऐसी चीज है जिसके बिना विकास संभव ही नहीं है। मुद्रास्फीति यदि ना हो तो किसी भी देश का विकास संभव ही नहीं है। और मुद्रास्फीति यदि भारी मात्रा में बढ़ जाए तो वो उल्टा एक चक्र का कहीं काम करने लगती है और उस देश को हानियां भी होने लगती है। अब आप लोग पूछेंगे ऐसा क्यों है? देखिए मुद्रास्फीति क्या करती है, जो निवेशक होते हैं या निवेशकर्ता होते हैं उनको क्या है, प्रोत्साहन का काम करती है। आप जब किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में या कोई भी उत्पादन की क्रिया तभी करेंगे जब क्या हो, आपको कुछ ना कुछ लाभ हो उससे। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि आपकी कीमतें बढ़ेंगी, वस्तुओं के दाम बढ़े। मुद्रास्फीति क्या है? वस्तुओं की कीमतें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। और मुद्रा का मूल्य क्या होता है, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। तो जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी तो जो निवेशक करता है, जो इन्वेस्टर है, उसको क्या होगा, लाभ होगा। जब उसको लाभ होगा तो और उत्पादन बढ़ाएगा। जब और उत्पादन बढ़ाएगा तो आय रोजगार उत्पादन में, आय उत्पादन रोजगार में और अधिक वृद्धि होगी। लेकिन जब भारी मात्रा में, क्योंकि मुद्रास्फीति क्या होता है, एक साइकिल फिनोमिना होता है, यानी कि यदि एक बार क्या हुआ कि मुद्रास्फीति बढ़ना शुरू हो गई तो उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने टारगेटिंग इन्फ्लेशन का उचित पते की कमेटी की रिपोर्ट सुने होंगे। टारगेटिंग इन्फ्लेशन, इसके बारे में भी मैं लिखा चुका हूँ आप लोगों को। टारगेटिंग इन्फ्लेशन क्या है, उर्जित पटेल की कमेटी की रिपोर्ट थी। उन्होंने क्या कहा था, भारत के संदर्भ में टारगेटिंग इन्फ्लेशन यानी कि लक्ष्यांकित मुद्रास्फीति की बात की और ये कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 4%
प्लस माइनस 2%। ये क्या है, मुद्रास्फीति की दर बनी रहनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में यदि 4% की मुद्रास्फीति की दर है तो वह क्या है, हमारे देश की अनुकूलतम स्थिति की दशा है, यानी कि मुद्रास्फीति की अनुकूलतम दशा है। इन्होंने कहा कि हो सकता है कि 4% से 2% और अधिक बढ़ जाए, यानी कि 6% हो जाए, प्लस लिखा है ना, 6% हो जाए, या फिर 2% क्या है कम हो जाए 4 से, या फिर 2% हो जाए। तो अनुकूलतम स्थिति क्या है, 4%। 2% हो सकता है बढ़ के 6% हो जाए, और 2% हो सकता है घट के 2% हो जाए। तो ये क्या है, एक तरफ से सहनीय सीमा है। सहनीय सीमा का मतलब समझ रहे हैं, टोलरेबल लिमिट है। यदि इसके बाद सहनीय सीमा के बाद क्या है कि मुद्रास्फीति 6% से ज्यादा हो जाए तो क्या है कि इसका मतलब यह है कि हमारी जो मौद्रिक नीति है वह क्या है, सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है। और मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य है अर्थव्यवस्था में तरलता की स्थिरता को बनाए रखना, वह क्या है कि काम नहीं कर रही है। और आरबीआई क्या है, एक तरफ से फेल हो रहा है कि मौद्रिक नीति में इन्फ्लेशन को कंट्रोल ना कर पाने। और इसी प्रकार क्या है, यदि अर्थव्यवस्था में 2% से कम मुद्रास्फीति हो जाती है तो भी क्या है कि आरबीआई पर्याप्त मात्रा में अर्थव्यवस्था में तरलता नहीं डाल पा रहा है या तरलता नहीं आ पा रही है। उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में एक तरफ से क्या है कि मंदी की दौर शुरू हो जाएगा और अर्थव्यवस्था में तरलता का अभाव पाया जाएगा। तो अब देखिए, तरलता डालते हैं और तरलता निकालते कैसे हैं। जब आरबीआई को यह महसूस होता है कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन भारी मात्रा में ज्यादा है, जब आरबीआई को यह महसूस होता है कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट बढ़ा देगा। इसको आप बैंक रेट भी कह सकते हैं। ठीक, जब रेपो रेट बढ़ जाता है या बैंक रेट बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक है वो क्या करेंगे कि जो लोगों को उधार देंगे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट उनकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। रेपो रेट बढ़ने का मतलब यह है कि कमर्शियल बैंक क्या है कि उनको मजबूरी में क्या होगा कि ब्याज की दरें बढ़ानी पड़ जाएंगी। ठीक, जब ब्याज की दरें बढ़ानी पड़ जाएंगी तो जो इन्वेस्टर है, निवेश है, वो क्या करेगा, लोन कम लेगा। किसी को मुद्रा की जरूरत है तो वो क्या करेगा, लोन कम लेगा। जब लोन कम लेंगे तो उससे क्या होगा, इन्वेस्ट कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार कम मिलेगा, तो जब रोजगार कम मिलेगा तो उनके पास क्या होगा, इनकम कम होगा। इनकम कम होगी तो उनकी क्या होगी, डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो क्या है, किसी वस्तु की जब मांग कम होगी तो उसके ऑलरेडी क्या होगी, प्राइस कम होगी। प्राइस कम होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन में कमी आएगी। तो आप लोग सर्कल समझ रहे हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने सिर्फ क्या किया, रेपो रेट बढ़ा दिया या बैंक रेट बढ़ा दिया। उसकी वजह से व्यापारिक बैंक जो है, व्यापारिक बैंक अपनी ब्याज की दरों को बढ़ा देंगे। क्योंकि मान लीजिए रेपो रेट 8%, रेपो रेट जो आप लोग जान ही रहे हैं क्या होता है। व्यापारिक बैंक क्या है, जो आरबीआई से उधार लेते हैं, वो जिस दर पर लेते हैं वो क्या होता है, रेपो रेट होता है। ठीक, अभी मैं जब कभी आगे क्लास होंगी तो मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। तो बैंक दर जब बढ़ा दिए तो उसकी वजह से क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट में कमी आई, प्रोडक्शन कम हुआ, उत्पादन कम होगा तो रोजगार में कमी आएगी। रोजगार में कमी आएगी तो लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो आय में कमी आएगी। आय में कमी आएगी तो आप लोग मांग कम करेंगे, और जब मांग कम करेंगे तो आपकी अनायास क्या होगा, कीमतों में कमी आ जाएगी। ठीक,
उसी तरह इसका जस्ट अपोजिट क्या है, मान लीजिए इन्फ्लेशन में कमी है, आवश्यकता से अधिक इन्फ्लेशन में अर्थव्यवस्था में क्या है, मुद्रास्फीति की कमी है, तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट में कमी कर देगा या बैंक रेट में कमी कर देगा। उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, ब्याज की दरों में कमी करेंगे। ब्याज की दर में जब कमी होगी तो लोन जो होंगे, उधार जो होंगे सस्ते होंगे, तो निवेश में वृद्धि होगी, निवेश में वृद्धि होगी तो उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों के पास आय प्राप्त बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो लोगों की मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, कीमतें बढ़ेंगी। मतलब क्या है, आरबीआई मौद्रिक नीति के द्वारा किस प्रकार अर्थव्यवस्था को संचालित कर रही है, वह क्या कर रही है कि सिर्फ रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों माध्यमों से या बैंक रेट के माध्यम से कमी या वृद्धि करके किस प्रकार अर्थव्यवस्था को पूरी संचालित करती है, पूरे रेगुलेट करती है, उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि एक नियामक का काम करती है। ठीक, सिर्फ क्या है, बैंक रेट को घटा के या बढ़ा के किस प्रकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। और कभी कभी क्या होता है कि ये सब दशाएं, इन सब होने के बावजूद भी मार्केट में फ्लेवर कैसे आ जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी फेल कैसे होती है। सपोज ये तो हम लोगों ने नॉर्मल बात की। अब मान लीजिए कि आरबीआई ने क्या किया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, थोड़े समय के लिए, कि बैंक रेट को क्या किया, इन्फ्लेशन मान लीजिए हाई है और आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को बढ़ा दिया। इन्फ्लेशन पहले से ही हाई है, इन्फ्लेशन हाई है, इसका मतलब है कि व्यापारियों को भारी मात्रा में लाभ हो रहा है। आप लोग देखेंगे जब इन्फ्लेशन में देखेंगे कि एक वर्ग को बहुत भारी मात्रा में लाभ होता है, दूसरा वर्ग क्या होता है, उसमें हानि होती है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रेपो रेट, आरबीआई ने रेपो रेट इसको कंट्रोल करने के लिए बढ़ा दिया है। कमर्शियल बैंक क्या है कि ब्याज की दरें कमर्शियल बैंक की बढ़ जाएंगी। ठीक, अब कमर्शियल बैंक की ब्याज की दरें बढ़ गई मान लीजिए, तभी जो इन्वेस्टर है वो क्या कर रहा है कि उसको अभी ब्याज की दर बढ़ जाने के बावजूद भी भारी मात्रा में लाभ हो रहा है। तो मान लीजिए कोई 9% की ब्याज दर में उसको उधार मिल रहा है और क्या हो रहा है, उसकी जगह पे 10% भी ब्याज हो रहा है, तब भी उसको अभी लाभ की प्रत्याशाएं बहुत अधिक है, यानी कि उसको बहुत भारी मात्रा में लाभ हो रहा है। तो क्या वो 1% क्या ब्याज दर से बढ़ जाने से क्या वो निवेश करना कम कर देगा? नहीं करेगा। तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो उसी तरह उत्पादन और बढ़ेगा और अधिक उत्पादन हो जाएगा और रोजगार में वृद्धि होगी और आय में वृद्धि होगी, और क्या होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी इसके माध्यम से जो रेगुलेशन का काम कर रही है, जो कंट्रोल करने का काम कर रही है, वो क्या है, सही रूप से नहीं काम कर पा रही है। मॉनेटरी पॉलिसी फेल कैसे हुई? क्योंकि जो इन्वेस्टर है इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन जो है इतना अधिक है, जो है क्या है कि ब्याज दर के घटने बढ़ने से उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है और वह उत्पादन बढ़ाता चला जा रहा है। दूसरी चीज कैसे और फेल हो सकती है, मान लीजिए वही इसका दूसरे शब्दों में आप लोग देख सकते हैं कि रेपो रेट बढ़ा है, रेपो रेट बढ़ा, बैंक रेट बढ़ गई। बैंक क्या कर रहे हैं कि रेपो रेट बढ़ने के बावजूद भी क्या करें कि बैंक रेट क्या, बैंक को काफी प्रॉफिट हो रहा है और रेपो रेट बढ़ने के बावजूद भी क्या है कि बैंक अपनी क्या करें, ब्याज की दरों में वृद्धि ना करें, या फिर जितना मान लीजिए कि रेपो रेट 6% है तो व्यापारिक बैंक कितने में उधार दे रहे हैं, मान लीजिए 11% में। ठीक, अब रेपो रेट को आरबीआई ने क्या किया, 6.5% है। व्यापारिक बैंक के पास उधार की मांग बहुत ज्यादा है, 11% में बहुत ज्यादा लोग उधार मांग रहे हैं। रेपो रेट पहले 6% था, अब क्या हुआ 6.5% हो गई। उधार बहुत ज्यादा मात्रा में मांगे जा रहे हैं, बैंक ने क्या किया कि 11% में चाहे तो बैंक चाहता तो इसको 11.5 कर देता, कर सकता था, क्योंकि रेपो रेट बढ़ गया है। बैंक क्या कर रहा है कि रेपो रेट बढ़ा ही, मतलब अपनी ब्याज की दर बढ़ा ही नहीं रहा। रेपो रेट बढ़ गया है लेकिन बैंक क्या कर रहे हैं, अपनी ब्याज की दरों में कोई परिवर्तन ही नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि आरबीआई से ऑलरेडी वो क्या है 4-5%, तो आप पहले मान लीजिए कि 5% का गैप था, अब 4.5% का गैप, बस इतना ही तो है। तो ये 4.5% भी अभी उसको बैंक को प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है कि बैंक रेट बढ़ने के बावजूद भी क्या हो रहा है कि ये रेपो रेट कि बैंक अपनी ब्याज की दरें नहीं बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, निवेश में वृद्धि होगी और उत्पादन वृद्धि होगी, उसी तरह इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा और मौद्रिक नीति कंट्रोल नहीं कर पाती है। जब मौद्रिक नीति फेल हो जाती है उस स्थिति में क्या होता है कि मजबूरन गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति का सहारा लेना पड़ता है। और अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका, आप लोग जब पब्लिक फाइनेंस पढ़ते हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि लोक वित्त का क्या औचित्य है, फिस्कल पॉलिसी कब काम करती है, फिस्कल पॉलिसी कैसे कंट्रोल करेगी, इन सब सारी चीजों में क्या होता है कि मजबूरी में फिर क्या होता है, सरकार को मार्केट में उतरना पड़ता है। इसके लिए जब मौद्रिक नीति फेल हो जाती है उस दशा में क्या है कि सरकार को मजबूरन गवर्नमेंट में मार्केट में क्या है, हस्तक्षेप करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट कैसे हस्तक्षेप करती है, बस 2 मिनट सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए क्या है कि इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक, इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन काफी भारी मात्रा में हाई, और आप लोगों ने मान लिया है कि मौद्रिक नीति फेल हो गई, मौद्रिक नीति काम करना बंद कर दी, ठीक। अभी हम लोग देखते ना मौद्रिक नीति कैसे फेल हो जाती है। जब मौद्रिक नीति मान लीजिए फेल हो गई, मौद्रिक नीति काम करना बंद कर दी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू क्या करेगी, सरकार क्या कर सकती है, टैक्सेस बढ़ा सकती है, ठीक। सरकार क्या करेगी, करों की दरों में वृद्धि कर देगी। दूसरी चीज सरकार क्या करती है कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है उसमें कमी लाएगी। अर्थव्यवस्था में जब भारी मात्रा में इन्फ्लेशन हो जाता है तो सरकार 2 तरीके से क्या है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। या तो वह कर की दरों में वृद्धि कर देगी, जब कर की दरों में वृद्धि हो जाएगी तो जो प्रॉफिट हो रहा होगा इन्वेस्टर को या निवेशकर्ता को या उद्योगपति को, उसमें क्या है अधिक से अधिक मात्रा में उसको कर देना पड़ेगा, जिससे उसके लाभ में कमी आएगी। दूसरी चीज, सरकार मान लीजिए क्या है कि 100 करोड़ रुपए का निवेश करी थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि लोगों को आय मिली थी, आय का सृजन हुआ था। तो 100 करोड़ रुपए जब सरकार ने निवेश किया तो लोगों के पास आय गई, आय का सृजन हुआ। अब लोगों ने क्या हुआ कि उसको कहीं ना कहीं खर्च किया, जिससे क्या हुआ, एक्सपेंडिचर बढ़े। सरकार क्या करे, 100 करोड़ की जगह 50 करोड़ खर्च करना शुरू कर दे, यानी कि अपने एक्सपेंडिचर में, अपने व्यय में कमी करना शुरू कर दे। तो क्या होगा, जहां पहले 100 करोड़ खर्च करती थी वहां 50 करोड़ खर्च करेगी, तो लोगों के पास क्या होगा, कम पैसा आएगा, कम पैसा आएगा तो कम व्यय करेंगे। इस प्रकार जब मौद्रिक नीति फेल हो जाती है उस समय क्या होता है, सार्वजनिक नीति या गवर्नमेंट पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी को मार्केट में हस्तक्षेप करना पड़ता है, और वो किन 2 माध्यमों से करेगी, या तो कर की दरों में वृद्धि कर देती है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देती है। सपोज इसका जस्ट अपोजिट, इन्फ्लेशन बहुत कम है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये टैक्स को क्या करेंगे, कम कर देंगे। इन्फ्लेशन को बढ़ाना है, टैक्स को कम कर देंगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देंगे और इन्फ्लेशन में इससे क्या होगा, कर की दरों में कमी आएगी, तो निवेशक क्या होंगे और अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, उससे रोजगार में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी और मांग में वृद्धि होगी। इससे क्या होगा कि कीमतों में वृद्धि होगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100 करोड़ की जगह 200 करोड़ हो जाएगा, तो 200 करोड़ के बराबर लोगों को आय सृजित होगी, तो मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, व्यय करेंगे कहीं ना कहीं, जिससे क्या होगा कि उत्पादन होगा और व्यय होगा और कीमतों में वृद्धि होगी और इन्फ्लेशन में वृद्धि होगी। इस प्रकार जब मौद्रिक नीति असफल होती है, तो फेल हो जाती है, तो सरकार के द्वारा क्या है कि टैक्स या एक्सपेंडिचर के माध्यम से राजकोषीय नीति का हस्तक्षेप करना पड़ता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक, इतना आज के लिए आपके लिए क्लास पर्याप्त था। मनी मार्केट अभी बहुत बाकी है, मनी मार्केट में भी पढ़ा जाए तो काफी 4-5 क्लासें रहे तो बहुत अच्छा लगे।
बहुत अच्छे से पढ़ने में समझ में आया, लेकिन देखते हैं कितना क्लास है आप लोगों को मिलती है। अभी हम मैं मार्केट स्टार्टिंग में किया होगा, खाली भूमिका बनाने में याद पूरा समय चला गया।